हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। ट्रैक्टर रैली में दम दिखाने के बाद किसान आज एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर होंगे। भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच आज कृषि कानून को लेकर चर्चा होनी है। जिन दो मुद्दों का समाधान निकलना बाकी है, उन पर आज कुछ हल होने के आसार हैं। बातचीत से पहले बीते दिन किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर आंदोलन को लेकर अपने हौसले सरकार के सामने जता दिए। आज होने वाली बातचीत से पहले गुरुवार को किसानों ने दिल्ली से सटी सीमाओं में अपनी ताकत दिखाई। हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों का मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी की परेड का टीजर दिखाया। इस दौरान किसान नेताओं का कहना था कि हम 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। साथ ही अगर सरकार नहीं मानती है तो वो 2024 तक आंदोलन चलाने को तैयार है। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर विज्ञान भवन में बातचीत होनी है। किसानों की मांग तीनों कानूनों को वापस लेने, MSP पर गारंटी कानून बनाने की है। सरकार इनमें से MSP के मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं। सरकार और किसानों के बीच की चर्चा दोपहर 2 बजे होगी। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें आज की बातचीत से काफी उम्मीदें हैं। इस दौरान किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया तो आगे आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि धरना स्थल पर लोहड़ी के मौके पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के हर एक घर और गांव से लोगों से आंदोलन में जुड़े रहने की रणनीति बनाई। टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी कर CM मनोहर लाल की ओर से करनाल के केमला गांव में 10 तारीख को रखी गई किसान महापंचायत का लोगों से विरोध करने की अपील की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि महापंचायत का इतना विरोध करें कि इसे रद्द करना पड़े। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसान भाई घरौंडा टोल पर पहुंचे और वहां मौजूद किसान नेताओं की ओर से दिशा निर्देश के बाद विरोध प्रदर्शन करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो हमें बातचीत के लिए बुला रही है, दूसरी ओर किसान महापंचायतें बुला रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इसका हमें विरोध करना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को घरौंडा टोल पर पहुंचने की अपील की। किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान आंदोलन के बीच किसान रिलायंस और जियो का भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब रिलायंस और जियो के विरोध की आपदा को अन्य कंपनियों ने अपने लिए एक अवसर बना लिया है। किसान लगातार जियो के सिम को दूसरे मोबाइल कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं। रिलायंस और जियो के लिए ये समय किसी आपदा से कम नहीं और इसी आपदा का अन्य मोबाइल कंपनियां अब फायदा उठा रही हैं। किसान धरने के बीच मोबाइल कंपनियां अपना स्टॉल लगाकर बैठी हैं और हर दिन लगभग 100 किसान अपना जियो नंबर दूसरे मोबाइल कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं। शंभू टोल पर एक नहीं बल्कि 4 से 5 काउंटर बनाए गए हैं। स्टॉल लगाने वाले कंपनियों के कर्मियों की माने तो रोजाना उनके एक काउंटर पर 25 से 30 सिम जियो से दूसरी कंपनियों में पोर्ट किए जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर ऐसे एक नहीं बल्कि 4 से 5 काउंटर बनाए गए हैं, जिन पर रोजाना लगभग 100 सिम पोर्ट किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चों ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान साइकिल रैली में 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने हाथ में किसान एकता मंच के झंडे पकड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने SDM कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन भी सौंपा।
वहीं साइकिल रैली में मौजूद बच्चों ने बताया कि उनके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पर अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है। फतेहाबाद के अशोकनगर वासियों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगाया। किसान आंदोलन के चलते मोहल्ला वासियों ने मोहल्ले में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसान विरोधी कोई भी नेता मोहल्ले में न आए। लोगों का कहना है कि कृषि कानून के चलते ये निर्णय लिया गया। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और मोहल्ले में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा रहेगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भाबदीन टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। टोल प्लाजा से अभय चौटाला ने भी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। अभय चौटाला ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि अगर प्रदेश में मंत्री इस्तीफा देते हैं तो सरकार को गिरने में समय नहीं लगेगा। सीएम की घरौंडा रैली पर अभय चौटाला ने कहा कि किसान रैली का विरोध करने का काम करेंगे और इनेलो कार्यकर्ता भी इसमें किसानों का पूरा साथ देंगे। ट्रैक्टरों में किसानों के काफिले के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रेवाड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मसानी में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। इसके बाद शैलजा ने कहा कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के संघर्ष में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे का जानबूझकर हल न निकालने का भी आरोप लगाया। कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। सोमवीर सांगवान का त्यागपत्र सरकार की ओर से मंजूर कर लिया गया है। हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया था। किसानों की मांगों के समर्थन में सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। रेवाड़ी में ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा को लेकर जिले में 30 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 16 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 महामारी के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। बता दें कि 9 और 10 जनवरी को परीक्षाएं होनी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रबी फसलों की खरीद के समय किसानों को मंडियों में अपनी फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि रबी की फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 11 जनवरी 2021 से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जौ की फसल का भी सर्वे करवाया जाए, ताकि आवश्यक हो तो उसकी सरकारी खरीद किए जाने पर विचार किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि रबी की फसल के खरीद सीजन 2021-22 के दौरान मंडियों में आने वाली फसल को यथाशीघ्र खरीद कर उसका उठान करवाया जाए, ताकि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने भी निर्देश दिए कि फसल की खरीद होने के बाद किसानों की पेमेंट निर्धारित अवधि में बैंक खाता में ट्रांसफर हो जानी चाहिए।
चरखी दादरी माइंस वेलफेयर एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में एसोसिएशन ने चरखी दादरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बेवजह नियमों का हवाला देकर परेशान करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का खौफ दिखाकर क्रशर संचालकों की सही बात को भी नहीं मानते। ज्ञापन में कहा गया है कि 9 कनाल जमीन वाले क्रशर कितने भी क्रशर स्टॉक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इसमें दिक्कतें पैदा कर प्रतिदिन 80 टन क्रशर रखने की ही अनुमति दे रहा है। एसोसिएशन के मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 15 जनवरी को चंडीगढ़ में पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट और माइंस विभाग की एक संयुक्त बैठक बुलाई है, जिसमें चरखी दादरी माइंस और वेलफेयर एसोसिएशन भी शिरकत करेगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 274 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 82 और फरीदाबाद में 37 नए केस सामने आए। सोनीपत में 17, अंबाला में 15 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2940 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,64,161 केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 377 मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल होने जा रही है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। इसमें इस बात की तैयारी की जाएगी कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और अब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन हो रहा है। इससे पहले हरियाणा में 7 जनवरी को ही ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ड्राई रन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक में हर्षवर्धन ने वैक्सीन के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे टीकाकरण की तैयारियों को धक्का लग सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिन के अंदर शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में ड्राई रन किया गया। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर रणदीप पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी 3 स्थानों पर इसका ट्रायल किया गया। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के सफल वितरण के लिए ड्राई रन की शुरुआत की गई। सिरसा के नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा में 6 बूथ पर ड्राई रन चलाया गया। हर एक बूथ पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर मौजूद ड्राई रन किया गया। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत की गई। डीसी मुकुल कुमार ने रिबन काटकर ड्राई रन की शुरुआत की। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन की शुरुआत की गई। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार पूरे प्रदेश में 2 घंटे के लिए कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर अंबाला में 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटरों का जायजा लिया। कोरोना वायरस को मात देने के लिए गुरुग्राम के अलग अलग 6 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें करीब 150 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान व्यवस्था को परखने के लिए और समझने के लिए WHO की एक टीम गुरुग्राम भी पहुंची।
पुलिस ने करनाल में राइस मिलर के घर पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी में सवार बदमाशों ने सुभाष चंद्र सिंगला को जान से मारने की नीयत से सेक्टर 8 स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियार बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी सचिन का शिकायतकर्ता के साथ लेन-देन का मामला चल रहा था, जिसके चलते सुभाष को जान से मारने की नीयत से उसके घर पर फायरिंग की गई थी। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी सचिन के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज है और आरोपी जमानत पर बाहर चल रहा था। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरियाणा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एवं एनिमल साइंस के वैज्ञानिकों और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अभी संशय बरकरार है। लाखों की संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी। जेपी दलाल ने कहा कि हमने सैंपल लैब में भेजे हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यमुनानगर में सीएम फ्लैंक की टीम ने एक ढाबे पर छापेमारी की। इस दौरान टीम को गेहूं, रिफाइंड डीजल के कई ड्रम मिले। साथ ही डीजल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप, शराब की एक पेटी और चावलों पर होने वाली पॉलिश समेत भारी मात्रा में सामान बरामद किया। इस मामले में टीम के ढाबा मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर। सीएम फ्लैंक के इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि रतनगढ़ में जस्सी ढाबा के सामने एफसीआई के गोदामों का गेहूं ट्रकों से उतारा जा रहा है। इस सूचना पर टीम पहुंची। मौके पर 2 ट्रकों से गेहूं के बैग उतारे जा रहे थे। 8 बैग उतारे जा चुके थे, जिस पर टीम ने मौके से ढाबा संचालक प्रवीण समेत 4 लोगों को पकड़ा। वहीं वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर अवैध रूप से डीजल का भंडारण किया जाता है। मौके से 3480 लीटर डीजल मिला है, इसलिए विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए हम पुलिस को लिखकर दे रहे हैं। फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।